हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। आज का जो वीडियो है उसमें हम कंटिन्यूएशन पार्ट पढ़ेंगे प्रीवियस वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज और हम डिटेल में जाएंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस जो है वो उसके दो मेन फेज होते हैं। एक जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज या फिर लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा फेज जो होता है उसको हम जानते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज और डार्क रिएक्शन। पहली फेज ऐसी है कि जिसमें लाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी। लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होकर कुछ केमिकल प्रोसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। फोटो मीन्स लाइट, उसकी लाइट की प्रेजेंस में कुछ केमिकल प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। उसके बाद जो दो मेन फेज जो है उसमें से सेकंड फेज है लाइट इंडिपेंडेंट फेज या फिर इसको हम डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो लाइट इंडिपेंडेंट है, इस वाली फेज में क्या है कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है इंडिपेंडेंट, मतलब कि लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है प्रोसेस। जो भी केमिकल प्रोसेस देखने को मिलेंगे इस वाले फेज में, उसमें लाइट का कोई रोल नहीं प्ले होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज और डार्क रिएक्शन। जैसा कि लाइट से कोई रोल नहीं है लाइट का, तो इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज। कुछ बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं उसका फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहला जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, मींस पहला फेज जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट की जगह ये होगा लाइट डिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज मतलब कि पहला वाला जो फेज है उसमें क्या क्या प्रोसेस देखने को मिलते हैं। जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे लाइट डिपेंडेंट फेज का, तो उसमें क्या होगा कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, उस पर जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस परफॉर्म होते हैं और उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो लाइट डिपेंडेंट फेज जो है उसमें सबसे पहले तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे ही सनलाइट जो है वो प्लांट के लीफ पर पड़ती है, प्लांट की लीफ जो है उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, वो क्या करती है, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, लाइट को जैसे ही प्लांट की लीफ एब्जॉर्ब करेगी उसके बाद जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल, वो क्या होगा, उसका एक्टिवेशन होगा। बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो है वो एक्टिवेट होता है। सेकंड जो प्रोसेस देखने को मिलेगा वो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद हम देख चुके थे कि रूट सिस्टम जो है उसके थ्रू वाटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो वाटर एब्जॉर्ब हो चुका होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। तो वाटर के ब्रेक डाउन जो है उसको हम एक टर्म के नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग। वाटर जो है वो H2O जैसे होता है कि H2O जो है वो हाइड्रोजन आयन्स जिसको हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं प्लस ऑक्सीजन आयन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसके फॉर्म में ये क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, इसका क्या होता है इसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ते जाएंगे, उसके बारे में भी देखते जाएंगे। उसके बाद जैसे ही वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज कर दी जाती है। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ऑक्सीजन रिलीज और उसके बाद ये जो प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग से निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को यूटिलाइज करके कुछ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट होते हैं जैसे कि ATP और NADPH, इसका फॉर्मेशन देखा जाता है। आगे के प्रोसेस में हम पढ़ते जाएंगे कि फोटोसिस्टम जो है या फिर फोटोसिंथेसिस की जो फर्स्ट फेज है जिसको हम लाइट डिपेंडेंट के नाम से जानते हैं, और इसमें जैसे कैसे हाई एनर्जी जो केमिकल इंटरमीडिएट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये थी फर्स्ट फेज जिसको हम जान रहे थे लाइट डिपेंडेंट फेज के नाम से। इसमें कुछ
प्रोसेस हैं। सो इस ये सारे जैसे वाटर स्प्लिटिंग, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, वो लाइट एब्जॉर्प्शन, इंटरमीडिएट जो केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं टीपी, NADPH, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और ऑक्सीजन कैसे एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रही है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे के वीडियो में। सेकेंड फेज जो है जिसको हम जानते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज या फिर डार्क रिएक्शन के नाम से। सो ये जो है डार्क टर्म जो है वो कोई, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो फेज है या फिर ये वाला जो प्रोसेस है वो रात के समय में डार्क जब है उस टाइम पर परफॉर्म हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसको देख चुके हैं, उसमें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो जैसे ही लाइट पड़ती है वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जो थैलेकॉइड स्टैक ऑफ थैलेकॉइड था या फिर जिसको हम ग्रेना के नाम से जान रहे थे, उसके अलावा जो पार्ट होता है जिसमें स्टैकिंग नहीं पाई जाती थैलेकॉइड की, जिसको हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, तो वो वाला जो रीजन है, स्ट्रोमा वाला जो रीजन है, वहां पर ये प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें लाइट का कोई रोल नहीं होता है। इसीलिए इसको हम डार्क फेज के नाम से जानते हैं। द टर्म डार्क फेज डिड नॉट मीन दैट इट अकर्स व्हेन इट इज डार्क। इसका मतलब ये नहीं है कि जब रात का समय है या फिर डार्क है उस टाइम पर ये प्रोसेस देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ लाइट पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट फेज के नाम से जानते हैं। इट ओनली मीन दैट द रिएक्शन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। ये वाला जो प्रोसेस है इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। सो ये था दो फेज के बारे में, लाइट डिपेंडेंट फेज उसमें क्या क्या प्रोसेस देखने को मिलता है, और लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है उसमें क्या होता है, क्या उसका मतलब है, इसके बारे में था। आगे हम मूव करते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो लाइट डिपेंडेंट फेज और या फिर इसको हम लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब जो लाइट डिपेंडेंट फेज है, लाइट रिएक्शन जो है उसमें भी दो प्रोसेस होते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं अभी की कुछ प्रोसेस थे, उसमें मेन दो प्रोसेस होते हैं, एक तो क्लोरोफिल का एक्टिवेशन एंड वाटर जो है उसका ब्रेकडाउन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कंटेनिंग क्लोरोफिल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। हम यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, उसमें ये थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर है जो कि स्टैक के फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट था। ये चीज़ हम देख चुके हैं। और ये जो जहाँ पर स्टैकिंग नहीं है, ये वाला जो रीजन है इसको हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। सो लाइट रिएक्शन कहाँ पर देखने को मिलती है, ये जो थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर है, थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, इसमें जो मेम्ब्रेन जो है इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। सो यहाँ पर जैसे ही लाइट पड़ती है इसकी मेम्ब्रेन पर जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। सो क्लोरोप्लास्ट में जो थैलेकॉइड स्ट्रक्चर जो है जिसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन पाई जाती है। और ये वाला जो रीजन है जहाँ पर स्टैक नहीं है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर डार्क रिएक्शन पाई जाती है। सो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कंटेनिंग क्लोरोफिल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद दी लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू मेन स्टेप्स। लाइट रिएक्शन जो है उसमें दो मेन स्टेप देखे जाते हैं कि सबसे पहले तो ये जो क्लोरोफिल है ये इसका एक्टिवेशन कैसे होता है, और उसके बाद जो रूट सिस्टम से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो उसका ब्रेकडाउन होता है। उसके ब्रेकडाउन के बाद में जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन, आयन, प्रोटॉन्स जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो उनका यूटिलाइज कैसे होता है हाई एनर्जी कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। द क्लोरोफिल ऑन एक्सपोजर टू लाइट एनर्जी बिकम्स एक्टिवेटेड बाय एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स। जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है ये एक्टिवेट हो जाता है, मींस फंक्शनल हो जाता है। फोटॉन्स एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही लाइट पड़ी, लाइट फोटॉन्स क्या है, फोटॉन जो है वो लाइट एनर्जी, लाइट जो पड़ती है उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे ही फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है।
उसके बाद सेकंड स्टेप जो है उसमें क्या होता है कि वाटर जो है उसका splitting of water. So the splitting of water associated with photosystem 2. अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, लाइट डिपेंडेंट फेज या फिर लाइट रिएक्शन, ये एक सीरीज में प्रोसेस पाया जाता है जिसमें देखते हैं कि ये जो एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है एटीपी और एनएडीपीएस उसका फॉर्मेशन होता है। तो फोटोसिस्टम 1, 2 फोटोसिस्टम वर्क करते हैं, एक फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। तो जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है वो किसके साथ में एसोसिएटेड होती है? फोटोसिस्टम 2। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि वाटर स्प्लिटिंग जो है वो एसोसिएटेड होता है फोटोसिस्टम 2 से। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2 कंपोनेंट। वाटर जो है वो 2 कंपोनेंट में टूटता है, एक हाइड्रोजन आयन और एक ऑक्सीजन में, और इन दोनों का ये फॉर्म हो रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं एंड रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हम अभी स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है, कैसे क्लोरोफिल जो है उसका एक्टिवेशन हो रहा है। तो ये बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो है जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल, जब डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब डिफरेंट टाइप के पिगमेंट मॉलिक्यूल है तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स ही होगा स्ट्रक्चर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स या फिर रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। रिएक्शन सेंटर, एंटीना कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये एक ही मतलब होता है इन तीनों नाम का। सो जब डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इस पर क्या हुआ, लाइट पड़ी। लाइट पड़ने की वजह से क्या होगा कि ये जो डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल है ये एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद रिएक्शन सेंटर के पास जाएंगे। रिएक्शन सेंटर जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले प्राइमरी एक्सेप्टर, दैट मीन्स फोटोसिस्टम 2 के पास जाएंगे। फोटोसिस्टम 2 जो है उससे एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है उसका ट्रांसफर होगा। उसके बाद ये फोटोसिस्टम 1, जिसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं, इसमें डिफरेंट प्रोसेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, फिर एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है जो कि NADPH जो है इसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सो ये वाला जो प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म होता है और यहाँ पर क्या क्या प्रोटीन्स, क्या क्या कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में भी हम अभी आगे डिटेल में वीडियो में देखेंगे। तो क्लोरोफिल का एक्टिवेशन कैसे हो रहा है, जैसे ही लाइट पड़ी तो डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो है उसमें क्या होगा, फोटॉन्स मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है लाइट की उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके ये प्राइमरी एक्सेप्टर जो प्रेजेंट होगा, जिसको हम फोटोसिस्टम 2 के नाम से भी जानते हैं, उसको दे देगा। सो इस तरीके से क्लोरोफिल जो है उसका एक्टिवेशन होता है। उसके बाद देखते हैं कि जो सेकेंड स्टेप है वाटर स्प्लिटिंग। वाटर का स्प्लिटिंग कैसे होती है, मीन्स वाटर का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो जो रूट सिस्टम के थ्रू वाटर जो एब्जॉर्ब होकर आया था, अब यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये वाला जो वाटर है इसका ब्रेकडाउन होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे प्लस 2 प्रोटॉन्स, मीन्स 2 हाइड्रोजन आयन प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब ये तो रिएक्शन है एक वाटर मॉलिक्यूल के केस में। जब यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये 4 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये इस तरीके से ऑक्सीजन की फॉर्म में हो जाएगी। तो ये एज अ बाय प्रोडक्ट ये तो रिलीज कर दी जाती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है ये क्या करते हैं कि जैसे ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स जो था, यहाँ पर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने की वजह से ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने की वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर
और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स या फिर हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसका एक्टिवेशन हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स जो हैं इनको ट्रांसफर कर देता है प्राइमरी एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले सिस्टम के पास, जिसको हम जानते हैं फोटो सिस्टम 2 के नाम से। फोटो सिस्टम 2 जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो उसके बाद एक सीरीज देखने को मिलती है यहाँ पर, जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है। तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद यहाँ से एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो ये अगेन एक और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, वो इनको लेता है। उसके बाद सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसको इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिसको हम फोटो सिस्टम 1 के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक सीरीज देखने को मिलेगी जिसमें NADPH जो है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो मेन मोटो यहाँ पर क्या था कि वाटर का जो स्प्लिटिंग है उससे जो रिलीज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उनको कैसे यूटिलाइज करके ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सो ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में। ये हमें देखना है कि कैसे ये वाला जो प्रोसेस है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 जो है वो एक सीरीज की फॉर्म में प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म करते हैं और इन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके बारे में हम आगे मूव करते हैं कैसे ये देखने को मिलता है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो वाटर का ब्रेक डाउन हुआ है, जो जिसको हम वाटर स्प्लिटिंग या फिर लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हुआ है जिसको हम फोटोलिसिस के नाम से जानते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट या फिर एंड प्रोडक्ट क्या होता है, दी हाइड्रोजन आयन। जैसे हमने देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जब वाटर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखती हूँ कि 2 वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इससे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन तो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। उसके बाद ये वाले जो प्रोटॉन हैं या फिर इसको हम हाइड्रोजन आयन के नाम से भी जानते हैं। सो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन्स आर पिक्ड अप बाय अ कंपाउंड। ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये NADP जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये क्या करता है, इन प्रोटॉन्स इन हाइड्रोजन आयन को ले लेता है। लेने के बाद ये क्या है कि कन्वर्ट हो जाता है एक हाई एनर्जी केमिकल कंपाउंड जिसको हम NADPH के नाम से जानते हैं। सो ये वाले प्रोटॉन्स कैसे यूटिलाइज होते हैं ये हमने देख लिया कि NADP जो है उसको यूटिलाइज करता है, लेता है और कन्वर्ट हो जाता है NADPH की फॉर्म में। द ऑक्सीजन कॉम्पोनेंट इज गिवन आउट एज अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है एनवायरमेंट में। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनका भी यूटिलाइजेशन होता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है उसके फॉर्मेशन में। इस तरीके से हो गया। दी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स था, दी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग। इलेक्ट्रॉन क्या है, उसको यूज किया जाता है एक और हाई एनर्जी केमिकल कंपाउंड जिसको हम ATP के नाम से जानते हैं। तो ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, 2 फॉस्फेट कंटेनिंग एडिनोसिन ग्रुप होता है। तो जब इसमें एक और ATP एक और फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड हो जाता है तो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। सो द इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग ADP को कन्वर्ट करने के लिए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जिसकी फुल फॉर्म होती है, इसको हाई एनर्जी रिच कंपाउंड ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो बाय एडिंग 1 फॉस्फेट ग्रुप ADP है। ADP में जब एक फॉस्फेट ग्रुप को और ऐड कर दिया जाता है जिसको PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में हम लिखते हैं, ये जो है ये मिलकर इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करके और एंजाइम को यूटिलाइज करके ATP की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। सो इस तरीके से जो वाटर स्प्लिटिंग है
वाटर का जो ब्रेक डाउन होता है उसमें से जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है एटीपी और NADPH के फॉर्मेशन में। ये था ये चीज। द प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। जब ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम बोल देते हैं फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ये प्रोसेस किस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट मीन्स लाइट की प्रेजेंस में होता है, जिसको हम फोटो मीन्स होता है लाइट। सो ये जो प्रोसेस है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में। एंड सिंस द एनर्जी ऑफ द प्रोसेस कम फ्रॉम लाइट, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिल रही है, लाइट से मिल रही है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है फिर क्या कहलाता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो मीन्स लाइट प्लस फॉस्फोराइलेशन मीन्स क्या था, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। सो लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप जो है उसका एडिशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है फॉस्फोराइलेशन क्या है। फॉस्फोराइलेशन मतलब हो गया कि ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते फॉस्फोराइलेशन। लेकिन इस प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए क्या कहाँ से एनर्जी मिल रही है, हमें लाइट से एनर्जी मिल रही है। तो इस वजह से ये पूरा जो टर्म है मिलकर क्या बन जाता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिससे कि ATP का फॉर्मेशन होता है। ये था फर्स्ट जो फेज थी लाइट डिपेंडेंट, जिसको हम लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसमें जो सेकेंड फेज या फिर सेकंड स्टेप जो होती है मेन, जैसे कि वाटर स्प्लिटिंग, तो वाटर का स्प्लिटिंग तो हो गया, लेकिन वाटर के स्प्लिटिंग के बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स जो बने हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज होते हैं, उनको यूटिलाइज करके क्या फॉर्म होता है और क्या परफॉर्म होता है प्रोसेस, ये था उसके बारे में। आगे मूव करते हैं कि अब ये देखते हैं कि अभी तक तो हमने एक ओवरव्यू में देख लिया कि कैसे ATP और NADPH जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ATP और NADPH जो है इसका फॉर्मेशन भी एक सीरीज के फॉर्म में होता है। सो ये जब ATP और NADPH का जो फॉर्मेशन है वो एक सीरीज में हो रहा है, तो उसमें फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जो इन्वॉल्व हो रहा है वो एक सीक्वेंस में सीरीज में चल रहे होते हैं। ये क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, साइक्लिक फॉर्म में नहीं पाया जा रहा है इस तरीके से, ये एक स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन या फिर जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों बोल रहे हैं कि जब ये जो प्रोसेस है इस तरीके से फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 है, इस तरीके से इसको जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स मिलते हैं ये एक्साइटेड होता है, उसके बाद यहाँ पर कुछ रिएक्शंस की सीरीज देखने को मिलती है, फिर यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, उसके बाद ये एक्साइटेड होता है, उसके बाद एक सीरीज मिलती है और यहाँ पर आकर NADPH जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सो ये प्रोसेस जो है वो एक जेड फॉर्म में परफॉर्म होता है, इसीलिए इसको हम जेड स्कीम के नाम से जानते हैं। जब दो फोटो सिस्टम एक सीरीज में वर्क करते हैं, जैसे कि अब इसमें भी ये ध्यान रखना है कि फोटो सिस्टम 2 जो है वो पहले आता है और फोटो सिस्टम 1 जो है वो बाद में आता है। सो फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है और उसके बाद फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। तो व्हेन 2 फोटो सिस्टम work in a series, first photosystem 2 and then photosystem 1, a process called non-cyclic photophosphorylation, because ये reversible process नहीं होता है इस तरीके से कि यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद फिर इस तरीके से ये प्रोसेस हो, ये इस तरीके से प्रोसेस नहीं होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। 2 फोटो सिस्टम, अब ये जो 2 फोटो सिस्टम होते हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक चेन की फॉर्म में, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं। सो ये फोटो सिस्टम एक दूसरे से
एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर स्पेशली सेपरेटेड इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। जब हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमने देखा था कि फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 जो है वो एक दूसरे से स्पेशली, मतलब होता है स्पेस के थ्रू सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। सो फोटोसिस्टम 2 जो है उसकी क्या लोकेशन होती है, ये क्या है, ये ग्रेना लैमेली, जिसको हम स्टैक ऑफ थैलेकॉइड के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर, छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और इसमें ये क्या है, ये थैलेकॉइड है का स्ट्रक्चर है। सो स्टैक ऑफ थैलेकॉइड, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टैक ऑफ थैलेकॉइड, जिसको हम ग्रेना लैमेली के नाम से जानते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 2। और उसके बाद ये वाला जो रीजन था जिसको हम स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानते हैं, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 1। सो क्वेश्चन किस फॉर्म में यहाँ से बनता है कि फोटोसिस्टम 2 साइट ऑफ फोटोसिस्टम 1 क्या होती है, स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमा लैमेली, एंड साइट ऑफ फोटोसिस्टम 2 वो क्या होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन या फिर स्टैक ऑफ थैलेकॉइड या फिर ग्रेना लैमेली। इसका तीनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि फोटोसिस्टम 1 की क्या साइट है एंड फोटोसिस्टम 2 जो उसकी क्या साइट है, मतलब कि कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। सो फोटोसिस्टम 2 जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ग्रेना लैमेली या फिर स्टैक ऑफ थैलेकॉइड। यहाँ पर क्या है, ये फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। उसके बाद फोटोसिस्टम 1 एंड इट्स एसोसिएटेड पिगमेंट, एंटीना पिगमेंट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज वेल एज एटीपी सिंथेज एंजाइम। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा लैमेली में। ये स्ट्रोमा लैमेली में प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ है। तो ये ध्यान रखना है कि फोटोसिस्टम 2 की क्या लोकेशन है एंड फोटोसिस्टम 1 जो है उसकी क्या लोकेशन है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एक स्ट्रक्चर है, फोटोसिस्टम्स कैसे अरेंज्ड हैं उसके बारे में। तो ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट मेक अप लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कैरीड आउट बाय 4 मेजर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये फोटोसिस्टम 2 है एंड यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है। तो ये जो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की, उसमें तो ये क्या है, ये 4 मेजर केमिकल प्रोसेस, केमिकल कंपाउंड या फिर मेजर प्रोटीन्स का जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ एक साथ में मिलकर एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। एक तो फोटोसिस्टम 2 होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोटोसिस्टम 1 फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट मेजर प्रोटीन ये हो गई। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर एक सीरीज में चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद आ जाता है फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 जो है उसके बाद यहाँ पर एक एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटीपी के फॉर्मेशन में। सो एटीपी सिंथेज एंजाइम, ये 4 मेजर प्रोटीन्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की उसमें। दी 4 इंटीग्रल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस आर ओरिएंटेड इन दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये जो चारों इंपॉर्टेंट मेजर प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहने का क्या मतलब हो गया कि ये जो थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर था इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें धंसी हुई होती हैं। सो ये क्या है, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन में धंसी हुई होती है, मेम्ब्रेन के अंदर में बीचों बीच में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं जो कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अब हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पर जो फोटो सिस्टम जो
एक सीरीज में पाया जा रहा है प्रोसेस, इसके बारे में। तो हम देख चुके हैं कि वाटर स्प्लिटिंग। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एब्जॉर्ब हुए थे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे लाइट पड़ी, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लाइट पड़ी। जैसे ही लाइट पड़ी और वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसमें वाटर का ब्रेकडाउन होता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये तो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। उसके बाद ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन्स और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं वो एक YZ नाम की प्रोटीन होती है, या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसके थ्रू फोटोसिस्टम 1, जिसको हम P680 के नाम से जानते हैं। अब ये जो P680 है क्या है कि यहाँ पर जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल जो पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो एक 680 नैनोमीटर की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए इसको हम जानते हैं P680 के नाम से। और फोटोसिस्टम 2, जैसे ही यहाँ पर वाटर के ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स रिलीज हुए तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको लेता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। P680 यहाँ पर स्टार मार्क है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोटीन होती है फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन A एंड प्लास्टोक्विनोन B, या फिर प्लास्टोक्विनोन PQ के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है। सो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ये PC होता है प्लास्टोसाइनिन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर सेकंड जो फोटोसिस्टम 1 है उस पर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं P700। यहाँ पर क्या है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर की लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। सो इसको हम P700 के नाम से जानते हैं। यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये भी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। उसके बाद एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है उसका ट्रांसपोर्ट होता है A0, A1, FeSx, FeSa, FeSb, और उसके बाद FD फेरेडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, FNR यहाँ तक जाते हैं। सो ये इस तरीके से एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहाँ पर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को देखने से पहले हम ये जानते हैं कि इसमें ये जो फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, ये जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं इनका क्या रोल है उसके बारे में जानते हो। फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर पर आएंगे हम। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो प्रोटीन इन्वॉल्व था जिसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं इन दी फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1, जिसको हम जानते हैं फियोफाइटिन। फियोफाइटिन क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है दो फोटोसिस्टम के बीच में। दो फोटोसिस्टम के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का माध्यम क्या है, फियोफाइटिन। उसके बाद हमने देखा था कि प्लास्टोक्विनोन PQA PQB। सो प्लास्टोक्विनोन क्या है, ये एक रेडॉक्स कोफैक्टर है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होती है उसको हम जानते हैं प्लास्टोक्विनोन के नाम से, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराती है। उसके बाद था एक कॉम्प्लेक्स जिसको हम जो जान रहे थे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के नाम से। ये क्या कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है फोटोसिस्टम्स को, दो फोटोसिस्टम को कनेक्ट करता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था जिसमें क्लोरोफिल था, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन थी, स्ट्रोमा जो रीजन था, उसमें इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ये एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। जब अगर यदि हम इसका डिटेल में स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि ये कॉपर को कंटेन करने वाली प्रोटीन है। उसके बाद आता है प्लास्टोसाइनिन, जिसको हम शॉर्ट में PC के नाम से लिखते हैं। ये भी एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है।
ये क्या करती है, डिलीवर करती है इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 2 से जो एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होके आ रहा था, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन जो है वो फाइनली फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेके ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसमें भी एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले ए नॉट, ये क्या है, ये समझा जाता है कि ये एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, ये एक क्लोरोफिल होता है ए नॉट जिसको बोलते हैं। A1 जो है वो एक क्यूनॉन नाम का कंपाउंड होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था FeSX, FeSa एंड FeS, ये क्या है, ये एक आयरन सल्फर प्रोटीन होती है जो कि ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन को फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन क्या है, ये एक सॉल्युबल प्रोटीन है। सो आयरन सल्फर प्रोटीन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती है किसके पास, फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन क्या है, वो एक सॉल्युबल प्रोटीन होती है। फेरेडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे, फेरेडॉक्सिन क्या करती है, FNR जो कि एक फ्लेवोप्रोटीन फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, फ्लेवोप्रोटीन NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम होता है FNR जो कि सॉल्युबल होता है। उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं फेरेडॉक्सिन से। ये जो इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं ये क्या करता है, ये रिडक्टेज जो है वो क्या करता है, NADP प्लस जो होता है उसको रिड्यूस करके NADPH की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो इस तरीके से NADPH जो है उसका फॉर्मेशन देखा जाता है। अब जब ये NADPH जो है वो फॉर्म हो जाता है तो बाद में ये कहाँ पर, केल्विन बेंसन साइकिल जो है उसमें यूज होता है। ये क्या है, ये केल्विन साइकिल जो है उसमें यूज होता है। केल्विन साइकिल में किस लिए यूज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिड्यूस करने के लिए ये यूज होता है। इसको हम आगे के प्रोसेस में जब जाएंगे तब उसके बारे में पढ़ लेंगे कि इसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है। अभी तक का हमारा क्या मेन मोटिव है कि NADPH जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। और ये जो एक सीरीज में प्रोसेस चल रहा होता है तो जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है वो और फेरेडॉक्सिन, ये जो है इसमें साइक्लिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो साइक्लिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है उस वाले साइक्लिक फॉर्म के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ATP का फॉर्मेशन होता है। सो ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है और ATP सिंथेज जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बिकॉज वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये वाला वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो उसमें हम NADPH जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ पर अब हमें इजी पड़ेगा कि ऑक्सीजन जो वाटर जो है उसका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गई, यहाँ से हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये क्या है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स YZ नाम की प्रोटीन होती है, उसके थ्रू फोटोसिस्टम 1 जो है उस पर जाते हैं। ये इन इलेक्ट्रॉन को लेकर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद सबसे पहले फियोफाइटिन जो है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन A, प्लास्टोक्विनोन B, प्लास्टोक्विनोन, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसपोर्ट होके उसके बाद ये जो है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, ये हीम कंटेनिंग प्रोटीन होती है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। सो इसका स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम देख नहीं रहे हैं ज़्यादा डिटेल में, यहाँ पर हम बस इतना देख सकते हैं कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे इलेक्ट्रॉन गए। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है वो PC जिसको हम प्लास्टोसाइनिन के नाम से जानते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया। प्लास्टोसाइनिन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिस्टम 1 जिसको हम P700 के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके बाद ये भी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद A0 को ट्रांसफर करता है, A0 से A1 में जाते हैं। उसके बाद ये क्या था, ये आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन थी FeSX। ये सीरीज हमें ध्यान रखनी है, पहले X है फिर A है
फिर बी है, या फिर यहाँ पर सिर्फ एस के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो ये क्या है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है। ये क्या करते हैं, ये फेरेडॉक्सिन, ये क्या है, ये एक सॉल्युबल प्रोटीन होती है, फेरेडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करे। फेरेडॉक्सिन जो है वो क्या करता है, ये FNR को जो कि फ्लेवोप्रोटीन NADPH रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ही ये रिडक्टेज के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते ये क्या करते हैं, NADP+ जो है उसको रिड्यूस करके NADPH की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगेन ये केल्विन साइकिल में आगे चल के केल्विन साइकिल में यूटिलाइज होते हैं फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। सो इस तरीके से ये एक लाइट रिएक्शन जो था फोटोसिंथेसिस का, लाइट डिपेंडेंट फेज जो थी, वो इस तरीके से एक फॉर्म सीरीज की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से ये एक Z की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जो है उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम Z स्कीम और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर तो NADPH जो है उसका फॉर्मेशन हो गया, लेकिन फेरेडॉक्सिन जो है उससे इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B6 इस तरीके से एक साइक्लिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी देखा जाता है, जो कि ATP जो मॉलिक्यूल है उसके फॉर्मेशन के लिए देखा जाता है। तो ATP का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। NADPH का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, आई होप कि ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।